हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये जो एनसीईआरटी वन लाइनर था उसका पार्ट 2 वीडियो है फिजिक्स का। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल रिक्वायर्ड टू अचीव द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे क्या होता है कि किसी भी सरफेस से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होता है, ये आपका जो पाथ फॉलो होता है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत होता है, ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल, ये एंगल मैक्सिमम कब होगा, मतलब इस एंगल का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि जो है लॉन्गेस्ट रेंज अचीव कर पाए। ठीक है, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज का फार्मूला आप लोग बताइए कि रेंज का फार्मूला क्या होता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। ठीक है, तो होता है यू साइन थीटा बाई 2g होता है, यू साइन थीटा 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अगर 45 डिग्री पुट करते हैं तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब आते हैं, व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ द बोट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी आदमी अगर जो नदी के किनारे नाव पहुंचता है ना, आप उतरते हैं ना उससे, तो जैसे ही आप उतरते हैं नीचे जंप करते हैं तो आप देखे होंगे कि जो बोट है वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। ये किसके वजह से होता है? एक्शन रिएक्शन के वजह से होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम में भी मोमेंटम होता है डिवाइडेड बाई टाइम, क्या हो जाएगा, तो एम इंटू वी बाई टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या डिफाइन करता है, तो इनर्सिया को डिफाइन करता है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इनर्सिया को डिफाइन करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज वॉशिंग मशीन बेस्ड, वॉशिंग मशीन जो होता है ना किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बताइए वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, वाई इट इज हार्डर टू वॉक ऑन ए स्नो देन टू वॉक ऑन द रोड, मतलब बर्फ पे चलना क्यों ज्यादा कठिन होता है एज कंपेयर टू रोड के कंपेयर में। होता क्या है कि जो स्नो होता है उसके पास लेस फ्रिक्शन होता है रोड के कंपेयर में, इसीलिए हार्डर होता है स्नो पे चलना, बर्फ पे चलना। फ्रिक्शन जहाँ पे कम होगा वहाँ हार्डर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ठीक है, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी का। ठीक है, अरे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मास, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी मास हो जाएगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा तो मास हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फार्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने का मेन फार्मूला क्या है, तो आप अब याद रखिए आज से कि जो एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। ये आपका फार्मूला है, वी आपका फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और टी क्या है, टाइम है। ये हो गया। द टैंक पार्सली फिल्ड विथ ऑयल, एक टैंक है जो जिसमें कि तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, पार्सली भरा हुआ है मतलब फुल नहीं हुआ है, इज गोइंग ऑन द फ्लैट रोड, वो फ्लैट रोड पे जो टैंक है, टैंकर है, वो चल रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल लाइक, जैसे ये है ना एक टैंकर है, इसमें आपका ऑयल भरा हुआ है, तो जो फ्री सरफेस है ना, जो ऊपर वाला सरफेस है, उसका जो शेप होगा ऑयल का वो पैराबोलिक कर्व टाइप का होगा, पार्सली अगर फील्ड होगा तो। व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन एट द सेम सर्कुलर स्पीड, एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सेम सर्कुलर स्पीड से चल रहा है, तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा। Why is it possible to write on blackboard and paper due to presence of friction? Why it is possible to, अच्छा मतलब हम लोग क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड और पेपर पे लिखते हैं ना, ये किसके वजह से पॉसिबल है कि हम लिख पाते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये क्या है,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ही इनर्शिया का कंसेप्ट आया था। इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन रिमेन्स इन मोशन एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स। मतलब इनर्शिया, इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। कितना ढीठ है वो अपने पोजीशन पे रहने के लिए, उसको हम इनर्शिया बोल दिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कांस्टेंट स्पीड में है तो, और इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस बाहरी फोर्स ना लग जाए। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही चीज बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है वो रिमेन एट रेस्ट में रहना चाहता है, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। This tendency to resist in a change a state of motion is inertia। जो टेंडेंसी होता है ना अपने स्टेट को चेंज करने का, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल ईच अदर। अगर सारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या है, कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। If that velocity is zero, then the object remains at rest. If the external force acts on the object, then the velocity will change because of the force। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जांपल एरोडायनेमिक्स में हम लिए हैं। एग्जांपल ऑफ एरो इनर्शिया इन्वॉल्विंग एरोडायनेमिक्स, जो एयरक्राफ्ट वगैरह चलता है उसमें अगर हम लिए हैं तो मोशन ऑफ एन एयरप्लेन, जो एरोप्लेन होता है ना, ये जब मोशन करता है तो अब क्या करता है, व्हेन ए पायलट चेंजेस द थ्रोटल सेटिंग ऑफ एन इंजन देन द मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग डाउन थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये आपका इनर्शिया का एग्जांपल है। ये थ्रोटल सेटिंग ऑफ इंजन क्या होता है, जैसे नहीं होता है कि एक मशीन टाइप का, इस टाइप का लगा रहेगा, इसको आप नीचे करते हैं तो बंद हो जाता है, इसको ऊपर करते हैं तो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्रोटल होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स। द सेकेंड लॉ डिफाइंस ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स का डिफिनीशन आता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। चेंज इन मोमेंटम एम इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, तो वी माइनस यू को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये होगा मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी ये मोमेंटम होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एन एयरक्राफ्ट मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम एरोडायनेमिक फोर्सेस, एयरक्राफ्ट वेट एंड थ्रस्ट, ये आपका होता है एग्जांपल ऑफ फोर्स हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का बात होता है इसमें। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करता है फर्स्ट पे, तो इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। यही चीज लिखा हुआ है, व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट इज exert a force on the second object, the second object exert a equal and opposite force on the first. His third law states that for every action in a nature there is equal and opposite reaction. If object A exert a force on object B also exert an equal and opposite force on object A. In other words, force resulting from interaction। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, इन्वॉल्विंग एरोडायनेमिक्स में हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ लिफ्ट फ्रॉम एन एयरफॉयल। एयरफॉयल क्या होता है, जो डायना का शेप बना होता है ना, जो आपका एरोप्लेन देखे होंगे जो उसका डायना होता है, उसी को हम एयरफॉयल बोलते हैं। द एयर इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड बाय एयरफॉयल एक्शन एंड रिएक्शन, द विंग इज पुश्ड अपवर्ड, द मोशन ऑफ ए स्प्रिंगिंग बॉल, द एयर इज डिफ्लेक्टेड टू वन साइड एंड द बॉल रिएक्ट्स बाय मूविंग इन द अपोजिट, ठीक है। ये होता है आपका। नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट इज मींट बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में। वाई डज ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्पेस बर्न व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। स्पेस से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो वो बर्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, फर्स्ट क्लास, देखिए इसमें तीन तरह का चीज होता है। एक होता है आपका फलक्रम होता है, ठीक है, और एक होता है अफॉर्ट, ठीक है, और एक होता है लोड, तीन होता है, ठीक है। अब
फल्क्रम, ऑफोर्ट, और ये तीनों के पोजीशन के बेसिस पे ही फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर जो है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फल्क्रम क्या होता है, जहाँ पे जिस पोजीशन से कोई भी वस्तु मूव करता है, कैंची देखे है ना, कैंची क्या होता है, मतलब इस तरह करेगा, बीच से वो मूव करेगा, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो बीच से उसका रोटेशन होता है, तो वो हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में समझिए फल्क्रम क्या होता है। ठीक है, फल्क्रम, फल्क्रम होता है, एक होता है आपका अफोर्ट, ठीक है, इसके बाद होता है लोड होता है। ठीक है, तीन चीज होता है, तीनों के पोजीशन के बेसिस पे ही फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है ना, जिस स्थान से बल लगाता है किसी वस्तु को, उसे हम लोग अफोर्ट बोलते हैं। लीवर जो है, लीवर को जिस स्थान से बल लगाया जाता है, लीवर जो उत्तोलक होता है, उसको जिस स्थान से, जिस पोजीशन से फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अफोर्ट बोलते हैं। अफोर्ट, सॉरी ये वाला हो जाएगा, अफोर्ट हो जाएगा, फल्क्रम नहीं होगा। ठीक है, लोड क्या होगा, देखिए जिस उत्तोलक जिस स्थान पर किसी वस्तु को उठाती है, वह उस वस्तु वाला स्थान ही भार कहलाता है। मतलब लोड क्या हो जाता है, उठाना। लोड मतलब क्या हो जाएगा, उठाना। फल्क्रम क्या हो जाएगा, फल्क्रम क्या हो, जिस स्थान से घूमता है उत्तोलक, जो लीवर होता है, उत्तोलक जिसको बोलते हैं हिंदी में, लीवर जिस स्थान से घूमता है, जिस पोजीशन से घूमता है, जिस स्थान से घूमता है, उसको हम फल्क्रम बोलते हैं। ठीक है, मतलब फल्क्रम मतलब घूमना हो गया, फल्क्रम मतलब क्या हो जाएगा, घूमना हो जाएगा। लोड मतलब क्या हो जाएगा, उठाना हो जाएगा। अफोर्ट मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स लगाना हो जाएगा, बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एफर्ट के बारे में समझ में आ गया, लोड के बारे में समझ में आ गया, फल्क्रम के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब कैसे फर्स्ट क्लास लीवर होता है, सेकेंड क्लास लीवर कैसे होता है। देखिए अगर अफोर्ट यहाँ पे है, अफोर्ट लास्ट में है, इधर आपका लोड है और बीच में क्या है, फल्क्रम है। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका फर्स्ट क्लास लीवर हो जाता है, फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी सोर्स, कैंची देखे है ना, कैंची जो है इसका एग्जाम्पल है, सी सोर्स। ठीक है, सी सोर्स, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। हथौड़ी देखें, हथौड़ा, हैमर, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर का। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड क्लास लीवर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास लीवर में आपका अफोर्ट इधर रहेगा इस तरह से, और फल्क्रम जो है लास्ट पोजीशन से उठता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे व्हील बैरो होता है, व्हील बैरो, जैसे जो चेयर से हम लोग कचड़ा वगैरह नहीं ले जाते आगे की तरफ धक्का दे दे के, मतलब आगे वाला क्या होता है, व्हील होता है, वो फल्क्रम होता है जी, उसी स्थान से घूमता है। कैंची बीच से घूमता है, इसलिए ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा। थर्ड क्लास में क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास में हाथ में अगर कोई भी वस्तु लेके आप ऊपर नीचे करते हैं, जैसे डंबल करते हैं ना, डंबल से, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में लोड होता है, इसके बीच में क्या हो जाता है, अफोर्ट होता है, और जहां से घूमता है वो फल्क्रम हो जाता है, ये हो जाता है। इसमें क्या है, आपका जो हाथ है, हाथ अगर कोई भी अगर वस्तु को जो है पकड़े हुआ है, हाथ अगर कोई भी वस्तु को पकड़े हुआ है आपका और यहाँ से मूव कर रहा है, ये आपका अफोर्ट हो गया, ये आपका फल्क्रम हो गया, ये आपका लोड हो गया, तो इस तरह से होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर का कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको फिजिक्स का जब डिटेल में हम देखेंगे एक बार, तब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्लास लीवर में सी सोर्स आ जाएगा, पंप आ जाएगा, सिंपल वेयर आ जाएगा, प्लास आ जाएगा, पिलास जो होता है, ठीक है, और इसमें पिलर्स आ जाएगा। सेकंड क्लास में लेमन स्क्वीजर, जो हम लोग नींबू निचोड़ने वाला मशीन होता है ना, वो सेकंड क्लास में लीवर आ जाएगा। थर्ड क्लास में आपका स्टेपलर, जो पिन मारते हैं, ह्यूमन हैंड जो है वो थर्ड क्लास में आ जाएगा। अब टर्निंग द स्क्रू थ्रू द स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू को अगर हम टर्न करते हैं स्क्रू ड्राइवर से, एंड रिमूविंग द डोर हैंडल अवे फ्रॉम द हिंजेस, इसका एग्जांपल है, टॉर्क का एग्जांपल है। ठीक है, टॉर्क का एग्जांपल है। अब आते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी बॉडीज, द रोटेशन ऑफ सन बाय द प्लेनेट कॉल्ड। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स, अगर कोई भी प्लेनेटरी बॉडीज है, प्लेनेट है, ग्रह है, वो मूव करता है, तो जैसे कि जो रोटेशन ऑफ सन जो है वो प्लेनेट के चारों तरफ मूवता है, तो उसको में सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क आफ्टर चर्निंग इट। देखिए क्या होता है, दूध से जो क्रीम सेपरेट हो जाता है ना, वो किस फोर्स की वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है।
व्हाट इज द अपवार्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड, तो एयर करंट जो होता है ना, अपवार्ड मूवमेंट होता है एयर का, उसको एयर करंट बोला जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क, तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बोथ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया जो होता है ये होता है, ठीक है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द स्प्रिंग बैलेंस वर्क, तो हुक्स लॉ पे स्प्रिंग बैलेंस काम करता है। व्हेन द स्पीड ऑफ कार डबल, अगर हम लोग कार का स्पीड जो है ना डबल कर देते हैं तो जो उसका फोर्स विल हैव टू अप्लाई टू स्टॉप इन द सेम डायरेक्शन 4 टाइम्स हो जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल जेट इंजन वर्क, जेट इंजन देखे हैं ना आप, जेट इंजन जो होता है ना ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 इस पे काम करता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड सॉलिड इज द लार्जेस्ट वाइल इन लिक्विड लिक्विड इट इज लेसर देन द लेस देन द फॉर्मर वेयर इज लिस्ट इन सॉलिड गैस। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बात हो रहा है, सॉलिड सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड लिक्विड में उससे कम होगा और सबसे कम सॉलिड और गैस में हो जाएगा। Angular velocity depends on the rate of change of angular displacement, थीटा बाई जो t होता है ये angular velocity होता है, rate of change of angular displacement, ठीक है। A small body attached at the end of an inextensible string complete a vertical circle, then its total mechanical energy remains constant हो जाता है। A body is traveling in a circle at a constant speed, it has an inward acceleration हो जाएगा। कोई भी बॉडी जो है किसी भी सर्किल में मूव करेगा, ट्रेवल करेगा कांस्टेंट स्पीड से, तो उस पे इनवर्ड एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। व्हाट व्हेन ए बॉडी पी, जब कोई बॉडी पी है मूव करता है सर्कुलर पाथ में, देन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स फ्रॉम पी टू द सेंटर ऑफ सर्किल, ये हो जाता है। कोई भी बॉडी व्हेन ए बॉडी पी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन it is directed to, inward from p to the center of the circle. When angular velocity changes with respect to time, then angular acceleration is produced. अगर angular velocity जो है वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द टोटल फ्लाइट रिक्वायर्स ए टाइम दैट इज ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम फ्लाइट। देखिए यहाँ पे समझिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। मान लीजिए कि एक सरफेस है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा ना नीचे, तो ये जहाँ तक जाने में समय लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और आने में भी समय लगेगा, तो दोनों जो आने और जाने का जो समय है वो होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी होता है, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रिक्वायर्स ए टाइम दैट इज ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब जितना दूर तक ऊपर पहुंचने में लगा उसका दुगना टाइम लगेगा, मतलब वो टोटल टाइम निकालेंगे तो दुगना टाइम लगेगा, क्योंकि जाने में जितना समय लगेगा आने में भी उतना ही समय लगेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2u हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। द पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, ठीक है। जो पाथ फॉलो होता है ना प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल मोशन हम बताए थे कि ये एक सरफेस है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर में u वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो जो आपका ये पाथ कवर करता है उस वो क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड वेयर द आर्क लेंथ एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। 1 रेडियन जो होता है ना ये एंगल सबटेंडेड वेयर द आर्क लेंथ एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं एक कार समटाइम्स ओवरटर्न, गाड़ी देखें कार, वो जब टर्न लेता है ना वाइल टेकिंग ए टर्न, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ओवर टर्न हो जाता है, मतलब उलट जाता है। तो जब वो ओवर टर्न होता है विच व्हील लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, तो सबसे अंदर वाला जो इनर व्हील होगा वो सबसे पहले जो है ग्राउंड को छोड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। द सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइजेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइज होता है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता है। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्किल, कोई भी बॉडी अगर सर्किल के अलोंग मूव कर रहा है विथ एन इंक्रीज्ड स्पीड इट पोसेसेस विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी जो है अगर सर्किल के अलोंग इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है ना तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों आएगा, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन ए मास, ठीक है, व्हेन ए मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शियल मास हो जाता है। मास ऑफ ए बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, तो मास हो जाता है ये। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट रेडिली इनवर्ड, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना हमेशा ये इनवर्ड ही रहेगा, रेडिली इनवर्ड, while linear velocity act tangentially outward। ठीक है, पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड। ठीक है, क्या होता है कि कोई पैसेंजर जो है बस में मूव कर रहा, बस में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बस का जो आपके ड्राइवर हैं जैसे ही वो ब्रेक लगाते हैं तो सडनली स्टॉप करते हैं, तो जो आदमी होता है अंदर का वो आगे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड। ये किस वजह से होता है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के से होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की बात है ये, टू प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स विच ओवरकम्स द रिपल्सन, दिस फोर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, दोनों एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर है और वो रिपल्सन को कम कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ वुड, एक आपका लकड़ी का ब्लॉक है, ये हम किसी सरफेस पे रख दिए हैं, फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। अगर हम फोर्स पैरेलली अप्लाई कर रहे हैं टू द मूव टू द बॉडी, मतलब बॉडी को मूव कराने के लिए, देन द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। आउट ऑफ द बेसिक फोर्सेस, आउट ऑफ द बेसिक फोर्सेस, ठीक है, सारा जितना भी बेसिक फोर्स है, ठीक है, आउट ऑफ द बेसिक फोर्सेस व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो चौथा नंबर पे है, ठीक है, चौथा नंबर पे आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फिर पहला नंबर पे कौन सा फोर्स होगा, ठीक है, ठीक है, पहला नंबर पे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा नंबर पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तीसरा नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और चौथा नंबर पे ग्रेविटी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। द फ्रेम ऑफ रिफरेंस अटैच टू ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अटैच होता है सैटेलाइट से अर्थ में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट्स पैरेलल टू द सरफेस, देन द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू mg होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी हो जाता है। स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग होता है ना उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब उसको हम कंप्रेस और पुल करते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं या फिर खींचते हैं तब उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि एक्स होता है ना, एक्स का वैल्यू जितना आप खींचिएगा बढ़ेगा, जितना कंप्रेस करिएगा उतना बढ़ेगा। द एनर्जी पोसेसेस बाय ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक देखें आप, जो घड़ी में जो ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम होता है जो इधर से उधर घूमते रहता है घंटा उसका, ठीक है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है। एक बॉल है जो कि एक 10 मीटर के हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, हाउ विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्टेड, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, 10 मीटर से आप गिरा रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट तो उसका कम हो रहा है, और जैसे ही आप गिरा रहे हैं उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट है, इट वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है ना तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। ये आपको ऐसे भी पता होगा कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v - u डिवाइडेड बाई t होता है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये सीरीज जो हम चलाए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, सभी एग्जाम्स में बोल रहे हैं, कोई भी एग्जाम होगा आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और हाँ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।